पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी 22 से 25 अगस्त तक करेंगे दक्षिण अफ्रीका और यूनान का दौरा। जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी लेंगे हिस्सा। पीएम यूनान में शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकातें। 40 वर्ष में किसी भारतीय पीएम का पहला यूनान दौरा। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी से की फोन पर बात। क्षेत्रीय और द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा। कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में चाबहार बंदरगाह की पूर्ण क्षमता की पहचान सहित द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने का दोहराया संकल्प। गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। कहा, कोविड महामारी ने हमें बताया स्वास्थ्य हमारे निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए। पारंपरिक औषधियों के वैश्विक संग्रह तैयार करने पर दिया जोर। दमन में आयोजित बीजेपी की क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव की मजबूती पर दिया जोर। कहा, इससे ही हासिल होगा अधिक जन समर्थन। 17 सितंबर को लॉन्च होने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना से 30 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के बाद जारी है राहत और बचाव कार्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे प्रदेश को घोषित किया प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र। अभी तक राज्य में गई हैं 330 लोगों की जान। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्र से मिल रही पूरी मदद लेकिन नहीं पहुंच रही लोगों तक। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी अंतिम पंघाल। सविता ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया गोल्ड। भारत ने आयरलैंड को पहले T20 मुकाबले में 2 रन से दी मात। बारिश के कारण बाधित मैच का डकवर्थ लुइस से हुआ फैसला। 3 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका और यूनान के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे, जहां वो जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर हो रही है। 2019 के बाद यह ऐसा पहला ब्रिक्स सम्मेलन है जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित नहीं हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य के कार्य क्षेत्रों की पहचान का अवसर देगा। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी हिस्सा लेंगे। इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शरीक होंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी जोहानिसबर्ग में मौजूद कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के बाद पीएम मोदी यूनान जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 40 वर्ष में यूनान की ये पहली यात्रा होगी। ये दौरा यूनान के पीएम के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी अपने यूनानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ यूनान में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते लोगों से लोगों के मजबूत संबंधों सहित ऐतिहासिक और सभ्यतागत संपर्कों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी हब के रूप में चाबहार बंदरगाह की पूरी क्षमता की पहचान सहित द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों नेताओं ने ब्रिक्स के विस्तार सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी बातचीत की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रईसी ने दक्षिण अफ्रीका में आगामी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक को लेकर भी उत्सुकता प्रकट की। G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश के तमाम हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हमें अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने, तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत की अध्यक्षता में G20 से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि कोविड-19 महामारी ने हमें याद दिलाया है कि स्वास्थ्य हमारे निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए। पीएम ने कहा कि हमें अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने, तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना चाहिए। We must be ready to prevent, prepare and respond to the next health emergency. This is especially important in today's interconnected world. As we saw during the pandemic, health issues in one part of the world can affect all other parts of the world in a very short time. पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और मोटे अनाज को बढ़ावा देने की पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि हम स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहे हैं, चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा दे रहे हैं और सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। In India, we are following a holistic and inclusive approach. We are expanding health infrastructure, promoting traditional system of medicine, and providing affordable health care to all. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने वार्ता के दौरान सहयोग के लिए G20 देशों को धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने भविष्य में उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों के मद्देनजर बेहतर सहयोग की आशा भी जताई। COVID-19 served as a pivotal catalyst for greater adoption of digital health in empowering patients. The fragmentation and limited intersectoral collaboration limit its potential presently. The presidency has worked closely with WHO to establish the global initiative on digital health. G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ साथ 70 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है उनमें स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया सहित प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपाय शामिल हैं। साथ ही फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और डिजिटल नवाचार पर भी चर्चा हो रही है। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही हम जन समर्थन अधिक से अधिक हासिल करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे, तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना को बड़ा समारोह करके आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे 30 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
हमारी जो समाज व्यवस्था रही है पुरानी, उसमें कुछ कमी आई है, बुराई आई है, वो तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन समाज को बनाने और चलाने में कुछ व्यवस्थाएं बहुत काम कर रही है। आपने देखा होगा, हर गांव में सोनार होगा, हर गांव में लोहार होगा, हर गांव में कुम्हार होगा, हर गांव में नाई होगा। यानी कुछ ऐसे काम है जिसको करने वाले लोग हर गांव में मिलेंगे। हमने सोचा है कि उनको एक नई ताकत दें। 13-15 हजार करोड़ रुपए का एक बजट बनाया, अभी एक प्रारंभिक बजट है। उनको कुछ आर्थिक मदद करें, उनको आधुनिक नए नए मशीन दें, टूल दें, उनका स्किल डेवलपमेंट करें और वे बहुत तेजी से आगे बढ़े और शक्तिशाली बने। 2047 तक भारत ने विकसित देश बनने का सपना देखा है और इस सपने को सच करने में देश का मध्यम वर्ग बड़ी भूमिका निभा रहा है। ITR रिटर्न के आंकड़ों के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन ने रिसर्च पेश किया है, जिसमें लगातार समृद्ध होते मध्यम वर्ग की सुनहरी तस्वीर देखने को मिली है। पीएम मोदी ने अपने लिंक्डइन पर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रोचक लेख में इन दोनों रिसर्च पेपर्स का जिक्र किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा कि भारत के लिए 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 5 साल महत्वपूर्ण हैं। अब SBI की रिसर्च में देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के संकेत मिले हैं। SBI रिसर्च का दावा है कि टैक्स देने वालों की औसत आय वित्त वर्ष 2022 में 13 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 47 में 49.9 लाख रुपए हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिंक्डइन पर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रोचक लेख में 2 रिसर्च पेपर का जिक्र किया है। पहली रिपोर्ट SBI रिसर्च की है, जिसमें कहा गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी में बीते 9 सालों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। SBI ने IT रिटर्न्स के अध्ययन के जरिए ये निष्कर्ष निकाला है कि साल 2014 में भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय 4.4 लाख रुपए थी, जो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई। SBI की रिसर्च में ITR डेटा के आधार पर राज्यों से भी रोचक आंकड़े निकले हैं। उदाहरण के तौर पर ITR डेटा के अध्ययन से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश ने ITR रिटर्न दाखिल करने के मामले में बेहतरीन प्रगति की है। जून 2014 में उत्तर प्रदेश से 1,65,000 रिटर्न दाखिल किए गए थे, जबकि जून 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 11,92,000 पर पहुंच गया। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में 9 सालों में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल पद्मनाभन ने भी ITR डेटा के जरिए यह साफ किया है कि देश में हर आय वर्ग में टैक्स बेस में काफी अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। डेटा बताते हैं कि हर आय वर्ग में कम से कम 3 से 4 गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि यह डेटा दिखाता है कि न केवल लोगों की आमदनी बढ़ी है, बल्कि लोगों ने टैक्स अदा करने के अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन किया है, जो सरकार पर उनके विश्वास को दिखाता है। उन्होंने आगे लिखा है कि इन अध्ययनों से पता लगता है एक देश के सामूहिक प्रयासों के साथ साथ एक सशक्त अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारी क्षमताओं को भी दिखाता है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इससे ये विश्वास और पक्का हो जाता है कि हम आर्थिक विकास के एक रोचक मोड़ पर खड़े हैं और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। मादक पदार्थों के खिलाफ एनसीबी ने अभियान चलाया हुआ है ताकि ड्रग्स मुक्त देश के सपने को साकार किया जा सके। जुलाई में देश के कई इलाकों में कुल 1.44 लाख किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया। नष्ट की जाने वाली मादक पदार्थों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हैदराबाद इकाई द्वारा जब्त 6,590 किलोग्राम ड्रग्स शामिल है। इसके अलावा इंदौर इकाई की कार्रवाई में जब्त 822 किलोग्राम और जम्मू इकाई द्वारा जब्त की गई 356 किलोग्राम नशीली दवाएं भी नष्ट की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 1 जून 2022 से 15 जुलाई 2023 तक एनसीबी सभी क्षेत्रीय इकाइयों और राज्यों की एजेंसियों ने लगभग 9,580 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स को नष्ट किया है, जो पहले के मुकाबले 11 गुना ज्यादा है।
पीएम जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। खास बात यह है कि इनमें से 56% अकाउंट्स महिलाओं से जुड़े हैं। गरीबों के बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए 2014 में लॉन्च की गई इस पहल के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। खोले गए खातों में से लगभग 67% अकाउंट्स गाँवों और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 2 करोड़ 3 लाख रुपये से अधिक है। बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। पर्सनल लोन के फ्लोटिंग रेट पर आरबीआई ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कई मामलों में ग्राहकों की ओर से शिकायत की गई है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की स्थिति में बिना उनकी जानकारी के बैंक या तो ईएमआई बढ़ा देते हैं या फिर लोन की अवधि। इस मामले में अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि लोन जारी करते समय ही बैंकों को ग्राहकों को ये बताना जरूरी होगा कि ब्याज दरों के बढ़ने की स्थिति में उनकी ईएमआई अथवा लोन की अवधि में क्या अंतर आ सकता है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के मामले में बैंक को ग्राहकों को किसी फिक्स्ड रेट पर शिफ्ट करने का विकल्प देना होगा और ये भी बताना होगा कि एक लोन पर कितनी बार ये सुविधा होगी। ग्राहकों को लोन की अवधि बढ़ाने अथवा ईएमआई की राशि या फिर दोनों विकल्पों को एक साथ चुनने की आज़ादी भी देनी होगी और ग्राहक किसी भी वक्त अपने लोन की पूरी अथवा आंशिक भरपाई कर सकता है। बैंकों को अब हर तिमाही में अपने ग्राहकों को स्टेटमेंट के जरिए ये बताना ज़रूरी होगा कि उनकी ईएमआई में कितना मूल और कितना ब्याज वसूला गया है और पूरी अवधि के लिए सालाना ब्याज दर कितनी रही। बैंकों को 31 दिसंबर तक इन सभी निर्देशों के मद्देनज़र अपने ग्राहकों को उचित माध्यम से जानकारियां साझा करने को कहा गया है। वहीं लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन का भुगतान करने में होने वाली देरी पर लगाई जाने वाली पेनल्टी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अगर किसी लोन अकाउंट पर पेनल्टी चार्ज की गई है तो पेनल चार्ज के रूप में होनी चाहिए। इसे पेनल इंटरेस्ट के तौर पर नहीं होना चाहिए, जो कि लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाकर जुड़ जाता है। बैंक और कर्जदाता संस्थाओं को ब्याज पर लगाए गए किसी भी अतिरिक्त कंपोनेंट पेश करने की अनुमति नहीं है। रेगुलर एंटिटीज को पेनल चार्ज या लोन पर शुल्क को लेकर एक बोर्ड मंजूर नीति तैयार करनी होगी। पेनल चार्ज कितना लगाया जा रहा है वो वाजिब होना चाहिए और लोन अकाउंट के नॉन कंप्लायंस के अनुरूप होना चाहिए। बैंक किसी विशेष लोन प्रोडक्ट कैटेगरी में भेदभाव नहीं कर सकते। व्यक्तिगत कर्जदारों पर लगाई गई पेनल्टी नॉन इंडिविजुअल कर्जदारों पर लगाई गई पेनल्टी से अधिक नहीं हो सकती। पेनल चार्ज की मात्रा और उसको लगाने की वजह लोन एग्रीमेंट में बैंकों को इस साफ तौर पर कस्टमर्स को बताना होगा। इसके अलावा ब्याज दरों और सर्विस के तहत बैंकों की वेबसाइट पर भी दिखाया जाएगा। नॉन कंप्लायंस के संबंध में ग्राहकों को भेजे गए किसी भी रिमाइंडर में पेनल्टी का उल्लेख करना जरूरी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना दावे वाली जमा राशि की खोज करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है। बिना दावे वाली जमा राशि की खोज करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल को जनता के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी लावारिस पड़ी जमा राशि की खोज करना और आसान हो सकेगा। उपयोगकर्ताओं को अपनी लावारिस जमा राशि और बैंक खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी। फिलहाल 7 बैंक इससे जुड़े हुए हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड और सिटी बैंक। इन बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस पोर्टल पर शेष बैंकों की खोज सुविधा चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर तक उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्रों पर भी अब उठने लगे हैं सवाल। केजरीवाल सरकार पर सवालों के बाद उनके द्वारा बुलाए जाने वाले सत्रों को विपक्ष ने केवल मुद्दे भटकाने वाला बताया है। पिछले 3 दिनों से चल रहा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया। विपक्ष में काबिज भाजपा ने आरोप लगाया है कि इन सत्रों में विपक्ष को अपनी बात तक रखने नहीं दिया जाता। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब दिल्ली विधानसभा के सत्र भी सवालों के घेरे में हैं। जी हां, इस बार के दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को 16 और 17 अगस्त के लिए बुलाया गया था, लेकिन सत्र में दिल्ली के मुद्दे छोड़कर बाकी सभी बातें हुई।
दूसरे राज्यों यानी मणिपुर पर तो बातें जरूर हुई, लेकिन दिल्ली का विकास और उसकी बातें कहीं गायब सी ही रहीं। इतना ही नहीं, 2 दिन के सत्र के बाद इसे 1 दिन के लिए और बढ़ाया गया, जिसमें केवल मुद्दा बनाया गया केंद्र सरकार को। तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 27 मिनट के भाषण में दिल्ली के विकास के अलावा सभी बातें की। इतना ही नहीं, इन सत्र में विपक्ष को भी अपनी बातें रखने तक का मौका नहीं दिया जाता। आज दिल्ली विधानसभा में मैंने कॉलिंग अटेंशन रूल 54 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान पर एक प्रतिष्ठित चैनल टाइम्स नाउ ने उन पे पाप का आरोप लगाया, जिसमें एक गैंगस्टर के साथ उनके संबंध, आपराधिक षड्यंत्र और जबरन वसूली का मामला उन पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया। हमने सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए चर्चा मांगी, लेकिन आज भी सदन में उस पर चर्चा नहीं दी। विपक्ष को 3.5 साल में एक भी कॉलिंग अटेंशन शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा 2020 में चुनाव जीतने के बाद दिल्ली विधानसभा में ये 7वां विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन विशेष सत्र बुलाने का मुख्य मकसद केवल अपने पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाना रहा है। चाहे वो फिर मार्च 2020 में दिल्ली सरकार ने विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया, जिसमें एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव की बात कही गई। सितंबर 2020 में कोविड प्रबंध को लेकर, दिसंबर 2020 में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, जनवरी 2022 में आबकारी नीति से ध्यान भटकाने के लिए, तो अगस्त 2022 में बुलाए गए विशेष सत्र पर अपनी सरकार के शराब घोटाले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नाटक करने का विपक्ष ने आरोप लगाया। सीबीआई की पूछताछ के बाद अप्रैल 2023 में दिल्ली विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाने को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि बिना नियमों का पालन किए विशेष सत्र बुलाया गया है। दरअसल विधानसभा सत्र बुलाने के कुछ नियम हैं, तो आखिर क्यों ना उठे दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्रों पर सवाल, जहां दिल्ली की जनता विकास के नाम पर अपने को ठगा महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से हालात अभी भी खराब हैं। हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। राहत और बचाव अभियान जारी है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जनजीवन अभी भी बुरी तरह प्रभावित है। राहत और बचाव अभियान जारी है। शिमला में समर हिल शिव मंदिर के पास हुए भूस्खलन के बाद शुरू हुआ बचाव अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। अब तक मलबे से 15 शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी 5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इसी को देखते हुए तलाशी अभियान जारी है। एनडीआरएफ, सेना की टीम और एसडीआरएफ ऑपरेशन में शामिल हैं। 80% इलाके की तलाशी पूरी हो चुकी है। हमारे एनडीआरएफ की टीम और आर्मी और एसडीआरएफ और पुलिस के और कुछ मैनुअली जो है लगे हुए हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि 10 बंदों की टुकड़ी बांटी गई है और उनको 20-20 मीटर का इलाका दिया गया है। जहां उनको लगता है कि मलबा कुछ ऊपर चढ़ा है या मलबा कुछ नाले में भी है, तो उसको पूरी तरह से डिगिंग करके और उसको रिमूव करके वहां सर्च का अभियान चला हुआ है। लगभग 70-80% हमने 80% सर्च कर चुके हैं। इस बीच शिमला के कॉमली बैंक में सड़क की दरारें स्थानीय लोगों को डरा रही हैं। इसकी वजह से कई मकानों को खतरा पैदा हो गया है। दरार मकानों तक पहुंच गई हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने चारों भवनों को खाली करवा लिया है। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित अन्य जिलों में भी राहत अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने राहत कार्यों की भी समीक्षा की। हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। उधर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी बल्ह विधानसभा क्षेत्र में राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल सरकार को भरपूर मदद दे रही है, लेकिन राज्य सरकार प्रभावितों तक मदद पहुंचाने में नाकाम रही है। इस समय मेरा सिर्फ ध्यान आपदा से प्रभावित लोगों के घर बसाना है। आपदा से प्रभावित लोगों के जो राहत हमारे पास अपने संसाधनों से वो पहुंचाना है। सभी हिमाचल प्रदेश में जहाँ है रिलीफ कैंप हमारे युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और उन रिलीफ कैंप के बाद उनको बसाने का भी दायित्व हमारा है। बाढ़ और बारिश से मंडी जिला भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ प्रसिद्ध टारना पहाड़ी अब धंसने की कगार पर पहुंच चुकी है। पहाड़ी पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं।
जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और इसके नीचे की तरफ रहने वाले लोगों को भी अपने घर खाली करने को कहा गया है। राज्य में बारिश कम होने के बाद राहत अभियान तेज हो रहा है, लेकिन अब तक की बारिश ने ही खूब तबाही मचा दी है। राज्य में इस पूरे मॉनसून सीजन के दौरान अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह में ही बारिश से 70 से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। उधर हिमाचल की बारिश का असर पंजाब में भी दिखने लगा है। भाखड़ा और पौंग बांध से पानी छोड़ने के कारण होशियारपुर, रूपनगर, गुरदासपुर, कपूरथला और फिरोजपुर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में सेना और एनडीआरएफ को राहत और बचाव अभियान में लगाया गया है। वायुसेना भी इस अभियान में लगी हुई है। शिमला से संजय प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में जीत से शुरुआत की। डबलिन में खेले गए मैच में भारत ने आयरलैंड को डकवर्थ एंड लुइस नियम के तहत 2 रन से हरा दिया। 140 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने जब 2 विकेट पर 47 रन बनाए थे तभी बारिश आ गई। बारिश के कारण आगे का खेल संभव नहीं हो पाया और भारत को विनर घोषित कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार। देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। प्रधानमंत्री मोदी 22 से 25 अगस्त तक करेंगे दक्षिण अफ्रीका और यूनान का दौरा। जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी लेंगे हिस्सा। पीएम यूनान में शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकातें। 40 वर्ष में किसी भारतीय पीएम का पहला यूनान दौरा। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी से की फोन पर बात। क्षेत्रीय और द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा। कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में चाबहार बंदरगाह की पूर्ण क्षमता की पहचान सहित द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने का दोहराया संकल्प।
गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया संबोधित। कहा, कोविड महामारी ने हमें बताया स्वास्थ्य हमारे निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए। पारंपरिक औषधियों के वैश्विक संग्रह तैयार करने पर दिया जोर। दमन में आयोजित बीजेपी की क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव की मजबूती पर दिया जोर। कहा, इससे ही हासिल होगा अधिक जन समर्थन। 17 सितंबर को लॉन्च होने वाली पीएम विश्वकर्मा योजना से 30 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलने का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के बाद जारी है राहत और बचाव कार्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे प्रदेश को घोषित किया प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र। अभी तक राज्य में गई हैं 330 लोगों की जान। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, केंद्र से मिल रही पूरी मदद लेकिन नहीं पहुंच रही लोगों तक। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीता स्वर्ण पदक। विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी अंतिम पंघाल। सविता ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया गोल्ड। भारत ने आयरलैंड को पहले T20 मुकाबले में 2 रन से दी मात। बारिश के कारण बाधित मैच का डकवर्थ लुइस से हुआ फैसला। 3 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका और यूनान के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे, जहां वो जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर हो रही है। 2019 के बाद ये ऐसा पहला ब्रिक्स सम्मेलन है जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित नहीं हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य के कार्य क्षेत्रों की पहचान का अवसर देगा। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस संवाद में भी हिस्सा लेंगे। इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शरीक होंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी जोहानिसबर्ग में मौजूद कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के बाद पीएम मोदी यूनान जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 40 वर्ष में यूनान की ये पहली यात्रा होगी। ये दौरा यूनान के पीएम के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम मोदी अपने यूनानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ यूनान में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते लोगों से लोगों के मजबूत संबंधों सहित ऐतिहासिक और सभ्यतागत संपर्कों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी हब के रूप में चाबहार बंदरगाह की पूरी क्षमता की पहचान सहित द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने ब्रिक्स के विस्तार सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी बातचीत की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रईसी ने दक्षिण अफ्रीका में आगामी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक को लेकर भी उत्सुकता प्रकट की। G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश के तमाम हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हमें अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने, तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत की अध्यक्षता में G20 से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि कोविड-19 महामारी ने हमें याद दिलाया है कि स्वास्थ्य हमारे निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए।
पीएम ने कहा कि हमें अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने, तैयारी करने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी मस्ट बी रेडी टू प्रिवेंट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू द नेक्स्ट हेल्थ इमरजेंसी। दिस इज एस्पेशली इंपॉर्टेंट in today's interconnected world. As we saw during the pandemic, health issues in one part of the world can affect all other parts of the world in a very short time. पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और मोटे अनाज को बढ़ावा देने की पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि हम स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहे हैं, चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा दे रहे हैं और सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन इंडिया वी आर फॉलोइंग अ होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव अप्रोच। We are expanding health infrastructure, promoting traditional system of medicine, and providing affordable health care to all. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने वार्ता के दौरान सहयोग के लिए G20 देशों को धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने भविष्य में उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों के मद्देनजर बेहतर सहयोग की आशा भी जताई। COVID-19 saw as a pivotal catalyst for greater adoption of digital health in empowering patients. The fragmentation and limited intersectoral collaboration limit its potential presently. The presidency has worked closely with WHO to establish the global initiative on digital health. G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ साथ 70 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है उनमें स्वास्थ्य आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया सहित प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपाय शामिल हैं। साथ ही फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और डिजिटल नवाचार पर भी चर्चा हो रही है। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही हम जन समर्थन अधिक से अधिक हासिल करेंगे। लोकतंत्र की मजबूती शिखर पर जितनी है उससे ज्यादा नींव पर होती है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत होगी, पल पल लोकतंत्र को हम जीते होंगे, तो आप देखिए हम जन समर्थन अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, हम नई बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना को बड़ा समारोह करके आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे 30 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। हमारी जो समाज व्यवस्था रही है पुरानी, उसमें कुछ कमी आई है, बुराई आई है, वो तो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन समाज को बनाने और चलाने में कुछ व्यवस्थाएं बहुत काम कर रही है। आपने देखा होगा, हर गांव में सोनार होगा, हर गांव में लोहार होगा, हर गांव में कुम्हार होगा, हर गांव में नाई होगा। यानी कुछ ऐसे काम हैं जिसको करने वाले लोग हर गांव में मिलेंगे। हमने सोचा है कि उनको एक नई ताकत दें। 13-15 हजार करोड़ रुपए का एक बजट बनाया, अभी ये प्रारंभिक बजट है। उनको कुछ आर्थिक मदद करें, उनको आधुनिक नए नए मशीन दें, टूल दें, उनका स्किल डेवलपमेंट करें और वे बहुत तेजी से आगे बढ़े और शक्तिशाली बने।
2047 तक भारत ने विकसित देश बनने का सपना देखा है और इस सपने को सच करने में देश का मध्यम वर्ग बड़ी भूमिका निभा रहा है। ITR रिटर्न के आंकड़ों के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन ने रिसर्च पेश किया है, जिसमें लगातार समृद्ध होते मध्यम वर्ग की सुनहरी तस्वीर देखने को मिली है। पीएम मोदी ने अपने लिंक्डइन पर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रोचक लेख में इन दोनों रिसर्च पेपर्स का जिक्र किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा कि भारत के लिए 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 5 साल महत्वपूर्ण हैं। अब SBI की रिसर्च में देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के संकेत मिले हैं। SBI रिसर्च का दावा है कि टैक्स देने वालों की औसत आय वित्त वर्ष 2022 में 13 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 47 में 49.9 लाख रुपए हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिंक्डइन पर भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रोचक लेख में 2 रिसर्च पेपर का जिक्र किया है। पहली रिपोर्ट SBI रिसर्च की है, जिसमें कहा गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी में बीते 9 सालों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। SBI ने IT रिटर्न्स के अध्ययन के जरिए ये निष्कर्ष निकाला है कि साल 2014 में भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय 4.4 लाख रुपए थी, जो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई। SBI की रिसर्च में ITR डेटा के आधार पर राज्यों से भी रोचक आंकड़े निकले हैं। उदाहरण के तौर पर ITR डेटा के अध्ययन से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश ने ITR रिटर्न दाखिल करने के मामले में बेहतरीन प्रगति की है। जून 2014 में उत्तर प्रदेश से 1,65,000 रिटर्न दाखिल किए गए थे, जबकि जून 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 11,92,000 पर पहुंच गया। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में 9 सालों में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल पद्मनाभन ने भी ITR डेटा के जरिए यह साफ किया है कि देश में हर आय वर्ग में टैक्स बेस में काफी अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। डेटा बताते हैं कि हर आय वर्ग में कम से कम 3 से 4 गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि यह डेटा दिखाता है कि न केवल लोगों की आमदनी बढ़ी है, बल्कि लोगों ने टैक्स अदा करने के अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन किया है, जो सरकार पर उनके विश्वास को दिखाता है। उन्होंने आगे लिखा है कि इन अध्ययनों से पता लगता है एक देश के सामूहिक प्रयासों के साथ साथ एक सशक्त अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारी क्षमताओं को भी दिखाता है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इससे ये विश्वास और पक्का हो जाता है कि हम आर्थिक विकास के एक रोचक मोड़ पर खड़े हैं और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। मादक पदार्थों के खिलाफ NCB ने अभियान चलाया हुआ है ताकि ड्रग्स मुक्त देश के सपने को साकार किया जा सके। जुलाई में देश के कई इलाकों में कुल 1.44 लाख किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया। नष्ट की जाने वाली मादक पदार्थों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हैदराबाद इकाई द्वारा जब्त 6,590 किलोग्राम ड्रग्स शामिल है। इसके अलावा इंदौर इकाई की कार्रवाई में जब्त 822 किलोग्राम और जम्मू इकाई द्वारा जब्त की गई 356 किलोग्राम नशीली दवाएं भी नष्ट की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 1 जून 2022 से 15 जुलाई 2023 तक NCB सभी क्षेत्रीय इकाइयों और राज्यों की एजेंसियों ने लगभग 9,580 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स को नष्ट किया है, जो पहले के मुकाबले 11 गुना ज्यादा है। पीएम जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। योजना के तहत खुले खातों की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। खास बात यह है कि इनमें से 56% अकाउंट्स महिलाओं से जुड़े हैं। गरीबों के बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए 2014 में लॉन्च की गई इस पहल के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। खोले गए खातों में से लगभग 67% अकाउंट्स गाँवों और छोटे कस्बों में खोले गए हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 2 करोड़ 3 लाख रुपये से अधिक है। बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। पर्सनल लोन के फ्लोटिंग रेट पर RBI ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। RBI ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कई मामलों में ग्राहकों की ओर से शिकायत की गई है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की स्थिति में बिना उनकी जानकारी के बैंक या तो EMI बढ़ा देते हैं या फिर लोन की अवधि
इस मामले में अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि लोन जारी करते समय ही बैंकों को ग्राहकों को ये बताना ज़रूरी होगा कि ब्याज दरों के बढ़ने की स्थिति में उनकी ईएमआई अथवा लोन की अवधि में क्या अंतर आ सकता है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के मामले में बैंक को ग्राहकों को किसी फिक्स्ड रेट पर शिफ्ट करने का विकल्प देना होगा और ये भी बताना होगा कि एक लोन पर कितनी बार ये सुविधा होगी। ग्राहकों को लोन की अवधि बढ़ाने अथवा ईएमआई की राशि या फिर दोनों विकल्पों को एक साथ चुनने की आज़ादी भी देनी होगी और ग्राहक किसी भी वक्त अपने लोन की पूरी अथवा आंशिक भरपाई कर सकता है। बैंकों को अब हर तिमाही में अपने ग्राहकों को स्टेटमेंट के जरिए ये बताना ज़रूरी होगा कि उनकी ईएमआई में कितना मूल और कितना ब्याज वसूला गया है और पूरी अवधि के लिए सालाना ब्याज दर कितनी रही। बैंकों को 31 दिसंबर तक इन सभी निर्देशों के मद्देनज़र अपने ग्राहकों को उचित माध्यम से जानकारियां साझा करने को कहा गया है। वहीं लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन का भुगतान करने में होने वाली देरी पर लगाई जाने वाली पेनल्टी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अगर किसी लोन अकाउंट पर पेनल्टी चार्ज की गई है तो पेनल चार्ज के रूप में होनी चाहिए, इसे पेनल इंटरेस्ट के तौर पर नहीं होना चाहिए, जो कि लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाकर जुड़ जाता है। बैंक और कर्जदाता संस्थाओं को ब्याज पर लगाए गए किसी भी अतिरिक्त कंपोनेंट पेश करने की अनुमति नहीं है। रेगुलर एंटिटीज़ को पेनल चार्ज या लोन पर शुल्क को लेकर एक बोर्ड मंजूर नीति तैयार करनी होगी। पेनल चार्ज कितना लगाया जा रहा है वो वाजिब होना चाहिए और लोन अकाउंट के नॉन कंप्लायंस के अनुरूप होना चाहिए। बैंक किसी विशेष लोन प्रोडक्ट कैटेगरी में भेदभाव नहीं कर सकते। व्यक्तिगत कर्जदारों पर लगाई गई पेनल्टी नॉन इंडिविजुअल कर्जदारों पर लगाई गई पेनल्टी से अधिक नहीं हो सकती। पेनल चार्ज की मात्रा और उसको लगाने की वजह लोन एग्रीमेंट में बैंकों को साफ तौर पर कस्टमर्स को बताना होगा। इसके अलावा ब्याज दरों और सर्विस के तहत बैंकों की वेबसाइट पर भी दिखाया जाएगा। नॉन कंप्लायंस के संबंध में ग्राहकों को भेजे गए किसी भी रिमाइंडर में पेनल्टी का उल्लेख करना जरूरी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना दावे वाली जमा राशि की खोज करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है। बिना दावे वाली जमा राशि की खोज करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल को जनता के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी लावारिस पड़ी जमा राशि की खोज करना और आसान हो सकेगा। उपयोगकर्ताओं को अपनी लावारिस जमा राशि और बैंक खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी। फिलहाल 7 बैंक इससे जुड़े हुए हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड और सिटी बैंक। इन बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस पोर्टल पर शेष बैंकों की खोज सुविधा चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर तक उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्रों पर भी अब उठने लगे हैं सवाल। केजरीवाल सरकार पर सवालों के बाद उनके द्वारा बुलाए जाने वाले सत्रों को विपक्ष ने केवल मुद्दे भटकाने वाला बताया है। पिछले 3 दिनों से चल रहा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया। विपक्ष में काबिज भाजपा ने आरोप लगाया है कि इन सत्रों में विपक्ष को अपनी बात तक रखने नहीं दिया जाता। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब दिल्ली विधानसभा के सत्र भी सवालों के घेरे में हैं। जी हां, इस बार के दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को 16 और 17 अगस्त के लिए बुलाया गया था, लेकिन सत्र में दिल्ली के मुद्दे छोड़कर बाकी सभी बातें हुई। दूसरे राज्यों यानी मणिपुर पर तो बातें जरूर हुई, लेकिन दिल्ली का विकास और उसकी बातें कहीं गायब सी ही रहीं। इतना ही नहीं, 2 दिन के सत्र के बाद इसे 1 दिन के लिए और बढ़ाया गया, जिसमें केवल मुद्दा बनाया गया केंद्र सरकार को। तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 27 मिनट के भाषण में दिल्ली के विकास के अलावा सभी बातें की। इतना ही नहीं, इन सत्र में विपक्ष को भी अपनी बातें रखने तक का मौका नहीं दिया जाता। आज दिल्ली विधानसभा में मैंने कॉलिंग अटेंशन रूल 54 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान पर एक प्रतिष्ठित चैनल टाइम्स नाउ ने उन पे पाप का आरोप लगाया, जिसमें एक गैंगस्टर के साथ उनके संबंध, आपराधिक षड्यंत्र और
जबरन वसूली का मामला उन पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया। हमने सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए चर्चा मांगी, लेकिन आज भी सदन में उस पर चर्चा नहीं दी। विपक्ष को 3.5 साल में एक भी कॉलिंग अटेंशन शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा 2020 में चुनाव जीतने के बाद दिल्ली विधानसभा में ये 7वां विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन विशेष सत्र बुलाने का मुख्य मकसद केवल अपने पर लगे आरोपों से ध्यान भटकाना रहा है। चाहे वो फिर मार्च 2020 में दिल्ली सरकार ने विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया, जिसमें एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव की बात कही गई। सितंबर 2020 में कोविड प्रबंध को लेकर, दिसंबर 2020 में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, जनवरी 2022 में आबकारी नीति से ध्यान भटकाने के लिए, तो अगस्त 2022 में बुलाए गए विशेष सत्र पर अपनी सरकार के शराब घोटाले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नाटक करने का विपक्ष ने आरोप लगाया। सीबीआई की पूछताछ के बाद अप्रैल 2023 में दिल्ली विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाने को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि बिना नियमों का पालन किए विशेष सत्र बुलाया गया है। दरअसल विधानसभा सत्र बुलाने के कुछ नियम हैं, तो आखिर क्यों ना उठे दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्रों पर सवाल, जहां दिल्ली की जनता विकास के नाम पर अपने को ठगा महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से हालात अभी भी खराब हैं। हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। राहत और बचाव अभियान जारी है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से जनजीवन अभी भी बुरी तरह प्रभावित है। राहत और बचाव अभियान जारी है। शिमला में समर हिल शिव मंदिर के पास हुए भूस्खलन के बाद शुरू हुआ बचाव अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। अब तक मलबे से 15 शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी 5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इसी को देखते हुए तलाशी अभियान जारी है। एनडीआरएफ, सेना की टीम और एसडीआरएफ ऑपरेशन में शामिल हैं। 80% इलाके की तलाशी पूरी हो चुकी है। हमारे एनडीआरएफ की टीम और आर्मी और एसडीआरएफ और पुलिस के और कुछ मैनुअली जो है लगे हुए हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि 10 बंदों की टुकड़ी बांटी गई है और उनको 20-20 मीटर का इलाका दिया गया है। जहां उनको लगता है कि मलबा कुछ ऊपर चढ़ा है या मलबा कुछ नाले में भी है, तो उसको पूरी तरह से डिगिंग करके और उसको रिमूव करके वहाँ सर्च का अभियान चला हुआ है। लगभग 70-80% हमने 80% सर्च कर चुके हैं। इस बीच शिमला के कॉमली बैंक में सड़क की दरारें स्थानीय लोगों को डरा रही हैं। इसकी वजह से कई मकानों को खतरा पैदा हो गया है। दरार मकानों तक पहुंच गई हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने चारों भवनों को खाली करवा लिया है। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित अन्य जिलों में भी राहत अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने राहत कार्यों की भी समीक्षा की। हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। उधर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी बल्ह विधानसभा क्षेत्र में राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल सरकार को भरपूर मदद दे रही है, लेकिन राज्य सरकार प्रभावितों तक मदद पहुंचाने में नाकाम रही है। इस समय मेरा सिर्फ ध्यान आपदा से प्रभावित लोगों के घर बसाना है। आपदा से प्रभावित लोगों के जो राहत हमारे पास अपने संसाधनों से वो पहुंचाना है। सभी हिमाचल प्रदेश में जहाँ है रिलीफ कैंप हमारे युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और उन रिलीफ कैंप के बाद उनको बसाने का भी दायित्व हमारा है। बाढ़ और बारिश से मंडी जिला भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ प्रसिद्ध टारना पहाड़ी अब धंसने की कगार पर पहुंच चुकी है। पहाड़ी पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है और इसके नीचे की तरफ रहने वाले लोगों को भी अपने घर खाली करने को कहा गया है। राज्य में बारिश कम होने के बाद राहत अभियान तेज हो रहा है, लेकिन अब तक की बारिश ने ही खूब तबाही मचा दी है। राज्य में इस पूरे मानसून सीजन के दौरान अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 1 सप्ताह में ही बारिश से 70 से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। उधर हिमाचल की बारिश का असर पंजाब में भी दिखने लगा है। भाखड़ा और पौंग बांध से पानी छोड़ने के कारण होशियारपुर, रूपनगर, गुरदासपुर, कपूरथला और फिरोजपुर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में सेना और एनडीआरएफ को राहत और बचाव अभियान में लगाया गया है। वायुसेना भी इस अभियान में लगी हुई है।
शिमला से संजय प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में जीत से शुरुआत की। डबलिन में खेले गए मैच में भारत ने आयरलैंड को डकवर्थ एंड लुइस नियम के तहत 2 रन से हरा दिया। 140 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने जब 2 विकेट पर 47 रन बनाए थे तभी बारिश आ गई। बारिश के कारण आगे का खेल संभव नहीं हो पाया और भारत को विनर घोषित कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।